हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी। ओके, आप जानते हो कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस में सेल बायोलॉजी का पूरा एक चैप्टर है, राइट? तो सेल बायोलॉजी का चैप्टर का ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में हम सेल का बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो कुछ डिस्कवरीज जो सेल के रिलेटेड हुई है, वो सारी डिस्कवरीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सेल थ्योरी को डिटेल में देखेंगे कि सेल थ्योरी को कैसे बनाया गया, या फिर सेल थ्योरी कैसी बनी थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, दो जो सेम नाम से, दैट इज बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे वहाँ रेगुलरली वीडियो लिंक्स अपलोड की जाती है, और उसके साथ कुछ नोट्स भी अपलोड किए जाते हैं जो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सेल थ्योरी। The all organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called as the unicellular organism, while others are composed of many cells and called as the multicellular organism. देखिए, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब लिविंग अगर किसे हम कहेंगे, तो वो एटलीस्ट एक सेल से तो बना ही है। एटलीस्ट देयर इज अ वन सेल। ऑलराइट, और जो एक सेल से ज्यादा सेल से बना है, उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और जो एक सेल से बना है, उसे बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, so unicellular and the multicellular, these are two types of organism depending upon the cell number. अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो एक ही सेल से बना है, तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, जैसे हम ह्यूमंस है, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एटलीस्ट एक सेल से बने ही है। और उसके बाद अगर वो एक ही सेल से बना है, तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। और अगर वो मल्टीपल सेल से बना है, तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल होते हैं जैसे अमीबा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, राइट? सारे हायर एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑलराइट, नाउ सी, the unicellular organism are capable of independent existence and performing all the essential functions of the life। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से अगर बना है, तो क्या वो डिपेंडेंट होता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए? तो नहीं। देखिए, अगर कोई एक सेल से बना है, तो वो एक कंप्लीट लाइफ है। ओके जैसे हम प्लांट किंगडम में देखते हैं, अलगी, क्लाइमेडोमोनास जैसे अलगी होती है, उसके पास एक ही सेल होता है, लेकिन वो अलगी फोटोसिंथेटिक होता है। इसका मतलब वो खुद का फूड खुद बना सकता है। और फोटोसिंथेटिक होने के बाद वो खुद का रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, खुद के लिए फूड भी बना सकता है, सारी सेल में एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खुद में ही एक लाइफ होते हैं, और वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका होता है। चाहे वो क्लाइमेडामोनास हो, या फिर अमीबा हो, या फिर पैरामीशियम जैसा कोई ऑर्गेनिज्म हो, या फिर वो यूग्लिना हो। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा तो किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा। एक सेल भी सफिशिएंट है टू बी द लाइफ। लाइफ बनने के लिए एक सेल भी सफिशिएंट है। ओके, नाउ सी, परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। सारे एसेंशियल फंक्शन जैसे हो गए रिप्रोडक्शन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन, ये सारी एक्टिविटी जो है वो सिंगल सेल में हो सकती है। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस वो कैरी आउट कर सकता है। ऑलराइट, नाउ सी, anything less than a complete structure of the cell does not ensure the independent living। देखिए, इसका मतलब ये, देखिए, अगर एक सेल से कुछ कम है, मतलब एक सेल से भी अगर वहां पे कम क्वांटिटी का कुछ है, तो वो उसका इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं हो सकता। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर अमीबा है, तो इसका एक कंप्लीट सिंगल सेल है, इसीलिए इसको हम लाइफ कह सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट रह सकता है, अपने आप में ही ये एक लाइफ है। लेकिन अगर एक सेल से भी अगर कुछ कम है, फॉर एग्जांपल जैसे वायरसेस, राइट? वायरसेस जो होते हैं, दीज आर ओनली द डीएनए और आरएनए, फॉर दैट मैटर, प्लस दी प्रोटीन। वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होते हैं बस। इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीट सेल नहीं है, बस सेल का एक पोर्शन है। अब वो सिर्फ सेल का एक पोर्शन है और कंप्लीट सेल नहीं है, इसीलिए उसका इंडिपेंडेंट लिविंग कभी इंश्योर नहीं हो सकता। अगर ये वायरसेस बाहर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेड है। ठीक है ना, ये लिविंग नहीं हो सकते। हाँ, जब कोई इन्हें होस्ट मिलता है, तो होस्ट मिलने के बाद उस होस्ट के सेल को खुद का सेल बना के ये खुद को अलाइव करने की वहां पे कोशिश करते हैं। लेकिन वैसे वायरसेस जो लेस देन अ सेल है, वो कभी लाइफ को इंश्योर नहीं कर सकते। उनका इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि अगर एक सेल है, तो हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट? अगर मल्टीपल सेल है, तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर ऊपर अगर हम जाए और लेस देन अ सेल, ओके, एक सेल से भी कम अगर कुछ है, तो उसका इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता, वो लाइव नहीं है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं वायरसेस जो सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए, उसके साथ एक प्रोटीन कोट होता है, अगर उतना ही है,
तो वो लाइव सेल नहीं है, वो कभी उसका इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जैसे हर बार जो वायरसेस होते हैं वो किसी ना किसी होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एटलीस्ट एक सेल चाहिए उसे लिविंग कहने के लिए। लेस देन वन सेल उसे लिविंग हम नहीं कह सकते, जैसे वायरसेस में होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। सो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सेल से ही बना है, और जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो भी सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर ही होती है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं लाइफ के, वो दोनों कौन है, सेल ही है। ओके, whether it's a structural unit it is formed by the cell, whether it's a functional aspect it is also performed by the cell. That is why cell is the basic fundamental structural and functional unit of all living organism. Anything less than a cell cannot ensure the life. The cell was first discovered by the Robert Hooke in 1665. देखिए सबसे पहले जो जिसने सेल को डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। ओके, और उन्होंने जब उसे पहली बार ऑब्जर्व किया था सेल को, तो वो उन्हें किसी स्मॉल रूम की तरह वो लग रहे थे कि छोटे छोटे रूम्स है, जैसे ऐसा सेल है, फिर दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, फिर छोटे छोटे रूम दिखने की वजह से उन्होंने उसे सेल नाम रख दिया था। जैसे सेल होता है कोई तो वो छोटा सा होता है, राइट, किसी अगर सेल की हम बात करते हैं तो छोटा सा रूम की तरह वो होता है, तो इसीलिए छोटे छोटे रूम्स वो ऑब्जर्व कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया, राइट। एक्चुअली जो हुक थे वो एक्चुअली क्या देख रहे थे कि वो देख रहे थे डेड सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज कॉर्क, दैट इज अपीयर्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर वो कॉर्क को एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे थे, प्लांट सेल के जो कॉर्क होते हैं वो डेड सेल होते हैं, वो डेड सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो सेल वॉल को ऑब्जर्व करके बता रहे थे कि ये सेल है, ये सेल की बाउंड्रीज है, और उसी छोटे से रूम को उन्होंने क्या बोला था, सेल बोला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्कवरीज में देखिए, जब भी आप यूपीएससी मेंस में आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे देना होता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सेल का जो हिस्ट्री है या फिर डिस्कवरीज है वो किसने की है। दैट इज वाई इस लेक्चर में हम कुछ हिस्टोरिकल जो फिगर्स है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ सी द रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में ही सेल को ढूंढ लिया था, और वो स्मॉल रूम होने की वजह से उन्होंने उसको क्या कहा था, सेल कहा था। लेकिन वो एक्चुअली क्या देख रहे थे, दे वर सेइंग द डेड सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल दैट इज कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आपको याद रखना है कौन थे वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, दे वर द रॉबर्ट हुक इन 1665। आफ्टर दैट देखिए कि जो जिन्होंने सबसे पहले लाइव सेल देखा था, ओके, मतलब लाइव सेल, लिविंग सेल जिन्होंने सबसे पहले देखा था वो थे एंटन वॉन लीवनहुक, जो आपको इस पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं। दीज आर द एंटन वॉन लीवनहुक, और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बाय प्रोफेशन। ओके, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, और इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल जो था वो देखा था और उसे डिस्क्राइब किया था। ओके, जैसे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल देखे थे, राइट। तो रॉबर्ट हुक के बाद जो लिविंग सेल या फिर लाइव सेल जो फर्स्ट टाइम देखा था जिन्होंने, तो वो थे एंटन वॉन लीवनहुक, हु वाज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्हें आज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, राइट। देन रॉबर्ट ब्राउन, उनके बाद उन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढ निकाला था। मतलब सेल का तो डिस्कवरी हो गया था, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी कर लिया था, उसके बाद लाइव सेल एंटन वॉन लीवनहुक ने देख लिया था। लेकिन रॉबर्ट जो ब्राउन जो थे उन्होंने बताया था कि सेल होता है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। तो इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसका जो डिस्कवरी है ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, तो यहाँ पे तीन साइंटिस्ट हमने डिस्कस किए कि रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल देखा था, उसके बाद हमने डिस्कस किया एंटन वॉन लीवनहुक को जो जिन्होंने लाइव सेल पहले डिस्क्राइब किया था और वो फादर थे माइक्रोबायोलॉजी के। उसके बाद सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये ढूंढ के निकला था रॉबर्ट ब्राउन ने। आपने आपको ये दोनों टर्म बराबर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि रॉबर्ट दो बार रिपीट होता है यहाँ पे। एक बार रॉबर्ट हुक होते हैं जिन्होंने सबसे पहली बार सेल देखा था, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने क्या ढूंढ निकाला था, न्यूक्लियस ढूंढ निकाला था। ऑलराइट, नाउ सी जैसे जैसे फिर इन्वेंशन होते गए कि माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी वहां पे हुआ, और इस माइक्रोस्कोप का जो मॉडिफाइड वर्जन था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ये माइक्रोस्कोप है सिंपल, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ उसके साथ उसका मॉडिफिकेशन होके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, तो वहां पे जो सेल था उसको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो गया। देखिए इन्वेंशन की वजह से रिसर्च बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है। इससे पहले जब रॉबर्ट हुक वर्क कर रहे थे उनके पास बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ये पता चलना शुरू हो गया। मतलब जो पूरी डिटेलिंग थी सेल के बारे में, मतलब सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ऑल ऑल ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी ये सब बाहर आने लगी ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। तो यहाँ पे इन्वेंशन होने लगे, और इन्वेंशन होने की वजह से डिटेल स्ट्रक्चरल जो डिटेल्स थी सेल की वो सारी बाहर आने लगी। ओके, देन सी
1838 में मैटियस शेल्डन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, दे हैव एग्जामिन्ड द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल व्हिच दे फॉर्म द टिश्यू। देखिए यहाँ पे सेल थ्योरी की हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें से जो पहले साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड द मैटियस शेल्डन। मैटियस शेल्डन जो थे उन्होंने 1838 में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। ओके, उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और प्लांट्स को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये पता लगाया कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं। ओके, मतलब सेल का जो टाइप है प्लांट में वो एक प्रकार का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल वहां पे है, ऐसा मैटियस शेल्डन ने बताया। देखिए आज के डेट में हम जानते हैं कि वो पैरेंगामेटस सेल होंगे, कोलिंगामेटस सेल होंगे, या फिर एरनगामेटस सेल होंगे, जो भी सेल होंगे वो उस वक्त जो उन्होंने ढूंढे थे। लेकिन अंडर द माइक्रोस्कोप जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि प्लांट के जो सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जो अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं ये साथ में आके टिश्यू बनाते हैं प्लांट में। ऐसा डिस्कवरी जो किया था वो किया था मैटियस शेल्डन ने। जैसे टिश्यू होते हैं, फिर जाइलम, राइट, और फिर फ्लोएम, वो ये सब टिश्यू जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से ही प्लांट्स बने हैं, ऐसा बताया था मैटियस शेल्डन ने जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मैटियस शेल्डन ने की थी, ये कि वो जो रॉबर्ट हुक ने बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में सेल होता है। ओके, और फिर वहां पे न्यूक्लियस ढूंढा गया थ्रू द रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद जो मैटियस शेल्डन थे उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट सेल से बने हैं, मतलब एक ही टाइप का सेल नहीं है। जैसे सिर्फ सेल का डिस्कवरी होने के बाद हम सिर्फ इतना ही बता पा रहे थे कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, वो सेल से बने हैं, ऐसा हम बोल रहे थे। लेकिन ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, ये ढूंढ निकाला था मैटियस शेल्डन ने, और उन्होंने बोला था ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जब साथ में आते हैं तब वो टिश्यू बनाते हैं प्लांट्स में। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो दिया था मैटियस शेल्डन ने इन 1838। ओके, देखिए अराउंड दैट टाइम ओनली, उसी समय थियोडोर श्वेन जो 1839 में वर्क कर रहे थे, ही वाज अ ब्रिटिश zoologist, वो ब्रिटिश zoologist थे, एंड ही स्टडीड द डिफरेंट एनिमल सेल्स। उन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल का स्टडी किया था एंड रिपोर्टेड दैट द सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए थियोडोर श्वेन जो थे उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स के सेल्स है, एनिमल सेल्स को उन्होंने स्टडी किया, और एनिमल सेल्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि हर एक सेल को एक आउटर थीन लेयर है। ओके, क्या बताया था उन्होंने कि ये सब सेल के बाहर एक आउटर थीन लेयर होती है, जिसको आज पॉपुलरली हम जानते हैं कि उस लेयर का नाम क्या है, आज उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो थियोडोर श्वेन थे उन्होंने कहा था कि सारे एनिमल सेल जब उन्होंने स्टडी किए, एनिमल सेल को स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि वो एक आउटर थीन लेयर हर बार सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। और उस समय उन्होंने उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर की फिर उसके बाद थियोडोर श्वेन ने। ओके, तो एक तरफ वर्क कर रहे थे बोटेनिस्ट मैटियस शेल्डन, और उसके बाद उसी समय थियोडोर श्वेन जो जियोलॉजिस्ट थे वो एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढूंढ निकाली थी। उसी के साथ साथ थियोडोर श्वेन जो थे उन्होंने प्लांट्स के सेल को भी ऑब्जर्व किया। He also concluded that, based on his studies on the plant tissues, that the presence of a cell wall is unique to the plant cell। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि एक आउटर थीन लेयर है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन उन्होंने जब प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर है बाहर से, राइट। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, आउटर बाउंड्री एक एक्स्ट्रा होती है, उस आउटर बाउंड्री को बोला जाता है आज के डेट में सेल वॉल। तो उन्होंने ये डिफरेंस ढूंढ निकाला था कि एनिमल सेल में आउटर जो थिन लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज बोलते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो एक्चुअली ये बेसिक डिफरेंस जो थियोडोर श्वेन थे उन्होंने ढूंढ निकाला था बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और जो ये होता है एनिमल सेल, उसमें सिर्फ आउटर बाउंड्री लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, उसके बाहर और कोई लेयर नहीं होती है। इसका मतलब ये था कि एनिमल्स में सिर्फ एक ही आउटर लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट्स में दो आउटर लेयर थी, जिसमें अंदर से थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर से थी सेल वॉल। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स और एनिमल सेल का ढूंढ निकाला था थियोडोर श्वेन ने। ऑलराइट, now see, on the basis of this, Schwen proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants compose of the cells and product of the cells। तो देखिए इंडिपेंडेंटली जो थियोडोर श्वेन थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। उस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया था कि सारे प्लांट्स और उसके साथ साथ ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा था कि चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, सब के सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं, और सेल के अंदर जो कुछ प्रोडक्ट क्रिएट होता है उससे बने हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस था ये दिया था श्वेन ने, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे प्लांट्स और ऑल एनिमल्स ये किससे बने हैं, ये सेल से बने हैं, और सेल में जो प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं उससे बने हैं।
तो एक अच्छा खासा हाइपोथेसिस डिजाइन किया था थियोडोर श्वेन ने, क्योंकि उनकी स्टडीज प्लांट्स पे भी थी, एनिमल्स पे भी थी। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी ढूंढ निकाला था कि प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है उसके, और एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसी डिपेंडिंग अपॉन दिस नॉलेज उन्होंने एक हाइपोथेसिस रखा जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स और प्लांट्स ये कंपोज बने हैं सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, नाउ सी शेल्डन एंड स्वेन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बाद में जो शेल्डन थे, मैटियस शेल्डन और थियोडोर स्वेन, बाद में ये साथ में आए और इन दोनों ने मिला के वहां पे सेल थ्योरी दी। ओके, उन्होंने अपना दोनों का रिसर्च एक साथ लगाया वहां पे और वहां से सेल थ्योरी का क्रिएशन हुआ। तो सेल थ्योरी बेसिकली पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी, वो थे मैटियस शेल्डन और थियोडोर स्वेन। इन दोनों ने मिला के वहां पे सेल थ्योरी दी थी। और इस सेल थ्योरी में दोनों पॉइंट्स थे, बोथ रिलेटिंग विद द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। उन्होंने कहा था कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किससे बने हैं, वो सेल से बने हैं और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। ओके, लेकिन इस थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक कौन सा था? देखिए, दिस थ्योरी हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स वेर फॉर्म। लेकिन ये थ्योरी ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। मतलब अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो ग्रो हो रहा है, तो नए नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, तो नए सेल्स कहाँ से ऐड हो रहे हैं? ओके, तो इसके बारे में सेल थ्योरी के पास कोई आंसर नहीं था। इसका आंसर शेल्डन के पास भी नहीं था और श्वेन के पास भी नहीं था। बस उन्होंने इतना बताया था कि प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों किससे बने हैं? सेल से ही बने हैं। लेकिन सेल्स कहाँ से आते हैं और न्यू सेल्स कहाँ से तैयार होते हैं, ये उन्होंने नहीं बताया था। ये उनके रिसर्च में इंक्लूड नहीं था या फिर इसका नॉलेज उनके पास नहीं था। तो इसलिए उन्होंने सेल थ्योरी जब दी तो वो क्वाइट इनकम्प्लीट थी। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किस सेल से बने हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं सेल के अंदर जो तैयार होते हैं उससे बने हैं। लेकिन नए सेल कहाँ से आते हैं, उनके पास उसके लिए कोई आंसर नहीं था। तो ये मेजर ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडॉल्फ वर्शो, जो 1855 में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसकी वजह से सेल थ्योरी में वो जो लास्ट लिमिटेशन था वो भी निकल गया। सी देखिए, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट जो था वो रुडॉल्फ वर्शो ने दिया था। इसका मतलब क्या था कि जो नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स जो होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं? सो दे क्रिएट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से ही सेल मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, उस प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बनते हैं, ऐसा बताया रुडॉल्फ वर्चो ने। ऐसा डिस्कवर किया था रुडॉल्फ वर्चो ने 1855। और इस कंसेप्ट को बोला जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द न्यू सेल्स इन द बॉडी वेर क्रिएटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से नए सेल्स क्रिएट होते हैं, ऐसा बताया था रुडॉल्फ वर्चो ने, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, he modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the final shape to the cell theory। तो उन्होंने जो हाइपोथेसिस शेल्डन और श्वेन का वहां पे आया था उसमें एक नया पॉइंट ये ऐड कर दिया, उसे मॉडिफाई कर दिया और जो सेल थ्योरी थी उसे फाइनल शेप दे दिया गया। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल शेप मिला था सेल थ्योरी को, वो मिला था थर्ड साइंटिस्ट की वजह से, विच कॉल्ड द रुडॉल्फ वर्चो। तो आज के डेट में जो सेल थ्योरी हम देखते हैं, वो सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट की वजह से वहां पे बनी थी। एक थे शेल्डन, दूसरे थे श्वेन और तीसरे थे रुडॉल्फ वर्चो। तो इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से वहां पे फाइनल शेप जो था वो सेल थ्योरी को मिला था। और उसमें मोर इंपॉर्टेंटली ओमनिस सेलुला इस सेलुला का जो कंसेप्ट था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रुडॉल्फ वर्चो ने किया था, जो आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो फाइनली सेल थ्योरी आज के डेट में हमारे पास क्या है? द सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे इज एज ऑल द लिविंग सेल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जैसे कि आप समझ पा रहे हो, ये जो पहला पॉइंट है ये शेल्डन और श्वेन जो थे उनके हाइपोथेसिस से आया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं और जो प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं सेल के अंदर उससे बने होते हैं। ओके, ये था शेल्डन और श्वेन के हाइपोथेसिस से। जो सेकंड पॉइंट है आज के डेट में सेल थ्योरी का, दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिस सेलुलाई सेलुला, जो दिया था रुडॉल्फ वर्चो ने। तो ये जो रुडॉल्फ वर्चो का पॉइंट था और उसके बाद जो हाइपोथेसिस वाला पॉइंट शेल्डन और श्वेन का था, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आज के डेट में सेल थ्योरी को देखा जाता है। तो इस तरह से सेल थ्योरी डेवलप हुई। ओके, तो सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई, उसके पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन बॉटनिस्ट था, कौन जोलॉजिस्ट था, ये सब कुछ आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि जब भी सेल थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये आंसर किस तरह से लिखना है। राइट, उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम आना जरूरी है जिस वजह से डेकोरेटिव आंसर बनेगा यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में। राइट, तो इस प्रकार से जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप वहां पे मिला था। ओके, so thank you very much for watching this. Okay, please share this video with your friends, and if you haven't subscribed to the Bot National channel yet, please subscribe to the Bot National channel for UPSC examination. Okay, see you in the next lecture.